Hello guys, welcome to channel. Myself Ashish from SMS Jaipur. और guys, अब हम बनाए हमारे next video that is hypothalamus pituitary gonadal axis. Of course in males. क्योंकि मेल पढ़ रहे इस वजह से of course वाले इसमें कोई बात नहीं, लाइक फीमेल में भी होती है, बट अपन यहाँ पे मेल्स पढ़ रहे तो मेल्स के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो समझो यार, देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, फीटल टाइम पे एक तो अपना वाई क्रोमोसोम ऑफ कोर्स वो हेल्प कर रहा है, एचसीजी हेल्प कर रहा है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ टेस्टिस टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है कि ये अपना एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हेल्प करते हैं। तो एक्चुअली वो कैसे कर रहे हैं, दूसरा ये कि टेस्टोस्टेरोन एक्सेसिव प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा, तो एक फीडबैक रेगुलेशन चल रहा है, वो फीडबैक रेगुलेशन समझेंगे कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी से गोनाड्स ये तीनों कुछ ना कुछ रिलीज कर रहे हैं टू मेंटेन द मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड ये पूरे एक लाइन में आ गए थे, सब अपन कहेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बनाता हूँ हाइपोथैलेमस। लेट्स से कि ये यहाँ पे मैंने बनाया दिया, यहाँ हाइपोथैलेमस लिख दिया तो ये हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस बन गया अपना, ओके। तो एक है हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद अपना है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर एंड ये पोस्टीरियर, ठीक है। तो यहाँ पिट्यूटरी बना दी, ठीक है। उसके बाद ये एक्ट करेगी अपने टेस्टिस के ऊपर एंड ऑफ कोर्स दीज आर कॉल्ड गोनाड्स, ठीक है। तो ये है अपनी टेस्टिस एंड इसके अंदर ये है अपने लीडिंग सेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ सर्टोली सेल्स, ठीक है। लीडिंग सेल्स होता है और क्या होता है टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या होता है सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे ये सर्टोली सेल्स मैंने बना दी इन ऑफ कोर्स सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। यहाँ पे स्पर्म अपनी स्पर्मोजेनेसिस कर रहे शांति से, अपन उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो जो हाइपोथैलेमस है ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, समझ गए। तो इसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट। अब क्या होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स निकलते हैं दो, जैसे कहते हैं एक तो एलएच, एक होता है एफएसएच, ठीक है। अब देखना ये जो एलएच है ये स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स को, ठीक है। तो ये एलएच क्या करेगा, लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ये लीडिंग सेल्स फिर क्या रिलीज करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पता है ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, एंड्रोजेनिक इफेक्ट लाएगा। जो भी अपने अभी मैंने पिछली वीडियो में सब बताया था, एंड्रोजेनिक इफेक्ट लाएगा, जो भी अपने सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक वो आएंगे आगे बस में, ओके। तो ये था एलएच का रोल, ठीक है। दूसरा एफएसएच का रोल समझते हैं। ये एफएसएच जो है ये एक्ट करता है डायरेक्टली सर्टोली सेल्स पे। एक्चुअली क्या होता है, सर्टोली सेल्स पे कुछ एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं एंड ये एफएसएच रिसेप्टर्स पे जब एफएसएच अटैच होता है विच आर ऑन सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो एक तरीके से एफएसएच जब सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है तो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से, जिसे कहते हैं अपन स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंसेस। क्यों उन्हें ये कहते हैं, क्योंकि दे एक्चुअली कॉज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड ये मैंने आपको जब रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था तब भी आपको बताया था, आगे बात समझ में। एंड फॉर श्योर एफएसएच ही जरूरी नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, साथ में टेस्टोस्टेरोन भी जरूरत है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन दोनों की जरूरत है, जिससे अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ओके। आगे बात समझ में। अब यार देखो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ है तो इसको रोकना भी तो पड़ेगा ना, मतलब एक तरीके से ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये रिलीज ही होता रहे होता रहे होता रहे, तो एक नेगेटिव फीडबैक भी होना चाहिए। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ है ये साथ साथ एक नेगेटिव फीडबैक भी देता है, किस किस को, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी के लेवल पे एंड ऑफ कोर्स एक हाइपोथैलेमस के लेवल पे, आगे बात समझे। तो ये साथ साथ एक नेगेटिव फीडबैक भी देता है साथ में। जब अब एफएसएच का देखते हैं नेगेटिव इफेक्ट कैसे चलता है, जब सर्टोली सेल स्टिमुलेट होते हैं तो सर्टोली सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं इनहिबिन, ठीक है। ये इनहिबिन क्या करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर के इनहिबिट करेगा, हाइपोथैलेमस को नहीं करता, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के लेवल तक ही करता है,
आगे बस में, तो ये एक हार्मोन है। तो आप देख सकते हो कि जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है वो एक्चुअली दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज कराता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, दैट इज एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, ये एलएच लीडिंग सेल्स पे एक्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, एंड्रोजेनिक इफेक्ट लगता है। एफएसएच सेटोली सेल्स पे एक्ट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ठीक है ना, ये आप समझ गए ना, ये है लीडिंग सेल एंड ये है सर्टोली सेल। आगे बस में। अच्छा, अब कुछ नॉर्मल पॉइंट्स में आपको बताता हूँ, समझना। देखो, ये जो जीएनआरएच है एक्चुअली ये पल्सेटाइल रिलीज होता है। कहने का मतलब ये एक साइक्लिक रिलीज होता रहता है, हर कुछ टाइम में कुछ फ्रीक्वेंसी में रिलीज होता है। जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी रहती है तो उस वजह से ज़्यादा रिलीज होता है, बट जनरली ये एक साइक्लिक रिलीज होता है, पल्सेटाइल रिलीज होता है। तो इसके पल्सेटाइल रिलीज होने से जो एलएच है फॉर श्योर वो भी पल्सेटाइल रिलीज ही होगा, है ना। एंड जो एफएसएच है वो एक्चुअली होना चाहिए था बट नहीं होता। कहने का मतलब ये जो एफएसएच है ना, ये फ्लक्चुएट नहीं करता कि जीएनआरएच थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा सा कम हो, इसके अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट होता है। एफएसएच जो है उसका जो इंक्रीज डिक्रीज होता है वो एक्चुअली चेंज होता है बहुत स्लोली। तो एक्चुअली एफएसएच डायरेक्टली जीएनआरएच के अकॉर्डिंग नहीं चलता, फॉर श्योर चलता है बट डायरेक्टली नहीं। लेकिन अगर जीएनआरएच थोड़ा बहुत भी कम हो रहा है तो एलएच पे पूरा इफेक्ट आता है, वो भी थोड़ा बहुत कम होता है। इस वजह से कभी कभी जीएनआरएच को अपन कहते हैं एलएच रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ठीक है। तो अगर कभी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो तो आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली हो गया एक तरीके से एलएच रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा ये कि मेरी बात समझो, ये जो एलएच है ये एक्चुअली जैसे एलएच ही तो लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन के रिलीज के लिए। फीटल लाइफ में मैंने क्या बताया था, कौन स्टिमुलेट कर रहा था, एचसीजी। तो ये जो एचसीजी है वो बिल्कुल एलएच की तरह एक्ट करता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। एंड उस एचसीजी से भी थोड़ा सा पहले अगर कुछ करता है तो वो है वाई जीन जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे हैं। एक बात ये आगे समझ में। अच्छा, आप ये समझ गए हैं, देखो मैं वो वापस लेके आऊँ चार्ट। एक मिस्ट्री इसके अंदर है, वो ये है कि आप लोगों ने कभी पूछी नहीं, एंड मैं आपको आगे से कभी कुछ नहीं बताता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में पूछो, बट किसी ने पूछा नहीं। वो ये है कि आप समझो, कौन से कलर से बनाऊँ, रेड से बना दूँ। फीटल लाइफ के अंदर वाई जो क्रोमोसोम है, मेल सेक्स क्रोमोसोम है, वो एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है, बाद में एचसीजी। एंड फॉर श्योर नियोनेट्स के अंदर भी एचसीजी का जो लेवल है वो करीब करीब 10 मंथ्स या कह लो 3 से 4 महीने तक काम करता है फॉर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद प्यूबर्टी स्टार्ट होती है एट अराउंड 13 ईयर्स ऑफ एज, जहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। तो जो जब एचसीजी का रोल खत्म हो जा रहा है, जब एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का रोल स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच में जो गैप है, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, क्यों टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा? भाई एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन तो तब भी रिलीज होना स्टार्ट होने चाहिए थे, जीएनआरएच आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट नहीं होता। ऐसा क्यों? एंड एक्चुअली ने ये मिस्ट्री आज की नहीं है, ये साइंटिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री है कि एक्चुअली प्यूबर्टी का ऑनसेट कैसे होता है। इट ऑलवेज रिमेन्स अ मिस्ट्री, क्योंकि एक्चुअली कुछ ने अपनी थियरी दी है कि जब जीएनआरएच निकल रहा है, ठीक है, एंड हाइपोथैलेमस से जो कुछ हार्मोन्स निकल रहे हैं और जो फाइनली थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन निकलता है, वो इतना नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के लेवल पे कि वो हार्मोन निकलते ही नहीं है, जीएनआरएच और एलएच। तो इस वजह से कभी अच्छे से मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते ही नहीं है। फिर सडनली फॉर नो रीजन, अभी साइंटिस्ट को नहीं पता फिर क्या होता है, अचानक से नेगेटिव फीडबैक खत्म होता है या इसका डाउन होता है ये, और फिर अच्छा खासा टेस्टोस्टेरोन ब्लड सर्कुलेशन में रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है पूरे ब्लड के अंदर। एंड उस पॉइंट पे अपन कहने लगते हैं कि आपकी प्यूबर्टी आ गई। एंड जनरली वो 13 ईयर्स में देखने को मिला है मेल्स के अंदर। तो एक्चुअली प्यूबर्टी का आना एक मिस्ट्री है। मेरे को था कि आप लोग ये पूछो कि इस स्टेज में क्या हो रहा है, बाकी सब पता चल गया, बट इस स्टेज में क्या हो रहा है वो आई थिंक आपको समझ में अब आ गया होगा। ओके, तो अपन कहाँ आते हैं फाइनली। यार मेरी टिकट हो गई, अभी तत्काल खुला था, अभी मैंने घर जाना है, ठीक है, फिर वीडियोज़ आएगी नहीं इसलिए मैं बहुत सारी वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे रह करके 3-4 वीडियो बना लूँ, ठीक है। तो देखो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई, वो चीज़ कंप्लीट कर ली थी मैंने, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक चीज़ और समझना, पीजीज भी खत्म हो गया यार। देखो एक है ना, आपको याद हो मैंने, अरे नहीं जीएनआरएच हो गया, ये अपना जीएनआरएच, ठीक है, ये मैंने नीचे फेंक दिया था, ठीक है। अब मान लो कि ये पूरी एक्सिस तो आपकी समझ में आ गई। यार ये टेढ़ा क्यों हो गया, मैंने ये टेढ़ा ही ड्रॉ किया है क्या? ठीक है, तो ये एक्सिस आपके पूरे समझ में तो ऐसा आता आ ही गई, ठीक है। अब मान लो ये जीएनआरएच या कि कोई जेनेटिक इनेबिलिटी है हाइपोथैलेमस की, जीएनआरएच बना ही नहीं पा रहा। मान लो इसके हाइपोथैलेमस के लेवल पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से ये जीएनआरएच बन ही नहीं पा रहा, मान लो ये एब्सेंट है, ठीक है। एंड
ये जो जेनेटिक एबिलिटी है इसे कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म इन मेल्स। तो एक्चुअली इसके अंदर जो हाइपोथैलेमस जो है उसके पास जीन्स ही नहीं है इस जीएनआरएच को बनाने के लिए, तो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ जीएनआरएच सेक्रेट नहीं हो रहा, तो फॉर श्योर ये सब साइकिल नहीं चलेगी। तो इस वजह से एक हाइपोगोनेडिज्म आएगा। और साथ में इसके साथ एक और चीज देखी गई है जो इस जेनेटिक एबिलिटी के साथ, कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो फीडिंग सेंटर होता है वो भी अबनॉर्मल होता है। ठीक है, कि भाई फीडिंग सेंटर भी अबनॉर्मल है। तो इस वजह से पता है क्या होता है, एक तो बंदा हाइपोगोनेडिज्म है, साथ में बहुत खाता है, ओवर ईट एंड हाइपोगोनेडिज्म, एंड इस कंडीशन को अपन कहते हैं एडिपोसो जेनाइटल सिंड्रोम। आगे बात समझ में, एडिपोसो जेनाइटल सिंड्रोम समझ गए। इसके अंदर मतलब बंदा मोटा है एंड ऑफ कोर्स ओबेसिटी है उसकी, क्यों बहुत खाता है, प्लस यूनुचिज्म। ठीक है, यूनुचिज्म मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। बेसिकली समझ लो हाइपोगोनेडिज्म इन मेल्स इज कॉल्ड यूनुचिज्म। इसे एडिपोसो जेनेटल सिंड्रोम कह सकते हैं, फ्रोहलिक सिंड्रोम कहते हैं कुछ लोग हाइपोथैलेमिक यूनुचिज्म कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पता है क्यों बताया, याद है मैंने एक और सिंड्रोम बताया था, एड्रीनो जेनाइटल सिंड्रोम। एक्चुअली ये था फीमेल्स के अंदर, जहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो था जहाँ से एंड्रोजन रिलीज हो रहे हैं फीमेल के अंदर, वहाँ पे ट्यूमर हो गया। तब मैंने आपको एक ये बताया था एड्रिनोजेनेटल सिंड्रोम। यहाँ पे है एडिपोसोजेनेटल सिंड्रोम, दैट इज सीन इन मेल्स, दिस इज सीन इन फीमेल्स। आगे बस में सब क्लियर है ना यार, सब बिंदास, आप लोग टेंशन मत लिया करो, मैं हूं ना यार हर चीज के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ सोचने का ही नहीं कि फिजियोलॉजी हार्ड है, पढ़ाई हार्ड है। पढ़ाई हार्ड नहीं होती, आप लोग पढ़ो, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बस सही इंसान से पढ़ा करो। ठीक है, अभी मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऐसी खतरनाक, हालांकि पढ़ाऊंगा इन द सेंस, बात तो मुझे भी पता है मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिजियोलॉजी कंप्लीट नहीं है। अगर मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँ ना आग लगा दूँ। और एनाटॉमी तो क्या पढ़ा आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है जो पढ़ा रहा है ना आपको बंदा, वो पढ़ाना चाहिए स्टैंडर्ड बुक से, तो फिर आप समझो कि आपको समझ में आएगा ही। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो क्रिएटर जो है जो आपको पढ़ा रहा है उसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो आपको वहाँ से नहीं पढ़ाता, क्योंकि वो उतना टाइम ही नहीं देता। अभी मैं आज भी आपको इतने हाई लेवल के कॉन्सेप्ट इसलिए बता पाता हूँ, मैं बहुत टाइम देता हूँ पढ़ने में, पढ़ाने में, बहुत अच्छे से नोट्स डिजाइन करता हूँ, कैसे क्या है, आप लोग जैसे वीडियोस देखने के बाद फिर वो डायरेक्टली नोट्स पढ़ सको, तो मैं इसमें टाइम बहुत देता हूँ, इस वजह से आपको इतना अच्छा लगता है। समझना ना कितना प्रॉपरली है, कोई भी होता है वो डायरेक्टली ऐसे समझा देता है, आपको ये समझ में आता है कि पर्सेंटाइल मैनर क्या है, ये क्या है, इसका मतलब ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, वेडिंग और नॉट। ठीक है, कोई एनाटॉमी को अगर आपको ग्रेस एनाटॉमी के एटलीस्ट स्टूडेंट एडिशन से भी पढ़ा रहा है ना, तो आप समझो कि वो एक्चुअल में आपको पढ़ा रहा है। अदरवाइज सेकंड ईयर में आपको आके पता चलेगा कि मैंने गलत यूट्यूब चैनल को फॉलो किया। और मैं ये बात की गारंटी लेता हूँ, आप लोगों को कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा कि आपने मुझसे पढ़ा, फॉर श्योर। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।